मिडिल ईस्ट में टेंशन्स खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इलाका और अब बाबुल मंडब स्ट्रेट का इलाका, दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स अब खतरे में हैं और दुनिया की तकरीबन 50% से ज्यादा ऑयल एंड गैस की सप्लाईज मुतासिर हो सकती हैं। और इस बार है मुकाबला हुसीज वर्सेस सऊदीज। जी हाँ, तकरीबन 5 साल बाद हुसीज ने सऊदी अरब के अंदर मिसाइल दाग दिए हैं एक लंबे सीज फायर के बाद। लेकिन ये सारा मामला किस तरह स्टार्ट हुआ, सऊदी बैक्ड फोर्सेस और हुसीज के खिलाफ किस तरह झड़पों का आगाज हुआ है और क्यों हुसीज ने उसका बदला सऊदी अरब से लेने का फैसला किया है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर सकती है और ईरान इसको किस तरह देख रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग के तनाजुर में इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो कि अब एक्सपैंड हो रहा है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप बढ़ रहा है। आइए जानते हैं सऊदीज और हुसीज के दरमियान ये फ्रेश टेंशंस। तो आपको याद है हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी यमन के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जिसमें हुसीज ने सऊदी बैक्ड फोर्सेस पर हमले किए और जवाब में सऊदी बैक्ड फोर्सेस ने भी इन पर हमले किए। और उन हमलों की रीजन क्या थी? हुसीज के मुताबिक सऊदी बैक्ड फोर्सेस ने हमारे तैयारे को रोकने की कोशिश की, इंटरसेप्शन की कोशिश की। वो तैयारा जो ईरान से आया था, जिसने हमारे एक वफ्द को ईरान लेकर जाना था ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे पर शिरकत के लिए। हुसीज के मुताबिक उसको सऊदी बैक्ड फोर्सेस ने सऊदीज की मदद से रोकने की कोशिश की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने सक्सेसफुली उनके इस ब्लॉकेट को तोड़ा और अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन ईरान और यमन के हुसीज के दरमियान जब फजाई राब्तों को बहाल करने की एक और कोशिश की गई तो सऊदीज कॉशियस हो गए और हुसीज के मुताबिक सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है ताकि इन फिजाई राब्तों को तोड़ा जा सके। याद रहे, एक हफ्ता पहले ईरान और यमनी ऑफिशियल की मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम फिजाई राब्ते बहाल करेंगे। शायद उनको उम्मीद थी कि सऊदी अरब अपना ब्लॉकेट खत्म कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। सऊदी अरब ने अपने उसी पुराने ब्लॉकेट को दोबारा रीइंस्टेट करने की कोशिश की है, क्योंकि कई सालों से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही। सना वो शहर है जो यमन का मेन कैपिटल सिटी है हिस्टोरिकली, लेकिन सऊदी बैक्ड फोर्सेस को उसको चेंज करना पड़ा और आइडन शहर को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि सना पर हुसीज का कंट्रोल है और वो वहां से जहाज वगैरह नहीं उड़ा सकते। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि सऊदी अरब का यमनी हुसीज पर जो एक ब्लॉकेट था वो अभी तक कायम है और जो सीज फायर 2022 में इस्टेब्लिश हो चुका था उसकी अब धज्जियां उड़ चुकी हैं। लेकिन खतरनाक एलिमेंट इसमें यह है कि हुसीज ने सऊदी अरब को भी रिस्पॉन्ड बैक करने का फैसला किया और तकरीबन 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं सऊदी अरब के अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिनको सऊदी फोर्सेस के मुताबिक इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हुसीज का यहां पर यह कहना है कि अगर ये हमारी एयर स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इनकी एयर स्पेस भी महफूज नहीं रहेगी। हुसीज के मुताबिक सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद हमने इस तैयारे को बाहिफाजत हुदैदा एयरपोर्ट पर लैंड करवाया, जो कि अगेन उनके कंट्रोल में है। हुसीज ने यहाँ पर सारी एयरलाइंस को धमकी लगाई है कि सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करें, अपनी जिम्मेदारी पर करें। जब तक ये हमारी सीज खत्म नहीं करेंगे हम इनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाएंगे और इनकी एयर स्पेस भी महफूज नहीं रहेगी। सऊदी अरब का अबा का रीजन एक सदरन इलाका है सऊदी अरब का, जो कि यमन के करीब है और वहां पर इन्होंने मिसाइल दागे हैं और ये तकरीबन 5 साल बाद हमने देखा है कि हुसीज ने कोई डायरेक्ट अटैक किया है सऊदी अरब की सॉइल के ऊपर। जब इनकी जंग चल रही थी 2014 से लेकर 20 तक, तब तो ये हमले करते थे, तब तो सऊदी अरब ने भी इन पर बड़ी बमबारी की है, ये भी जवाब में मिसाइल दागते थे और इनको ईरान की बैकिंग हासिल है। तो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैटल स्टार्ट हुई थी सऊदी अरब और ईरान की, जिसको चाइना ने खत्म करवाया 2022 में। सऊदी अरब ने ईरान के साथ हाथ मिलाया और फिर हुसीज के साथ भी पीस मुज़ाकरात शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सीज फायर देखने को मिला और उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, इनकी बहुत सी रोड्स खुली यमन के अंदर। इन दोनों फोर्सेस ने आपस में थोड़ा बहुत कोऑपरेशन भी शुरू किया, यानी ईरानी बैक्ड हुसीज और सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट। बहुत से कैदियों का तबादला हुआ, इस
जिसमें यूएन भी बीच में आया, जो एक फाइनल पीस डील अचीव करने की कोशिश की जा रही है, जो पिछले 4-5 सालों से एक एफर्ट जारी थी, उसको अब धचका लगा है। बहुत से फंड्स थे जिनको रिलीज करना था, वो मामला भी अब खटाई में पड़ गया है। वो कॉम्प्रिहेंसिव और फाइनल डील नहीं हो पा रही जो 2022 से अटकी हुई है, और ये सारा मामला एक ट्रूस पर चल रहा है। लेकिन उस ट्रूस की वजह से एक ये फायदा हुआ था कि बड़े पैमाने पर जंग बंदी हुई थी और बड़ी हद तक लड़ाई में कमी आई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ ईरान और यमन के हुसीज अपने जो फ़िज़ाई राब्ते हैं उनको बहाल करने की बात कर रहे हैं, वो नई कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि ये वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी है यमन की, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड हुकूमत हम है, तो कोई और इस तरह प्लेन नहीं उड़ा सकता हमारी इजाज़त के बगैर, एनओसी के बगैर। जबकि वहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि 2 पैरेलल सेटअप्स हैं, और सऊदी अरब ने 2015 से यमन के उन इलाकों का ब्लॉकेड लगाया हुआ है जो कि हुसीज के कंट्रोल में है, जिसमें एयर ब्लॉकेड है, लैंड ब्लॉकेड है और सी ब्लॉकेड है। और इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स की जंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उदैदा पोर्ट सिटी इनके पास है, जो इनको किसी हद तक समंदर की एक्सेस देता है हुसीज को। जबकि लैंड ब्लॉकेड की बात करें तो वहां पर इनके बहुत से मुआहदे नजर आए थे पिछले कई सालों में, और अब एयर ब्लॉकेड की बात आई है तो सऊदी अरब ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि ये अभी भी कायम है, और आपको इससे पहले ऑफिशियल हुकूमत से बातचीत करनी पड़ेगी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे को टारगेट किया, जहां पर एक ईरानियन प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए फिर इसका सारा इल्जाम हुसी सऊदीज पर डालते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ सऊदी अरब करवा रहा है, ये गवर्नमेंट तो इनकी जस्ट एक पपेट है। सऊदी बैक गवर्नमेंट इनको दहशतगर्द कह रही है और हुसीज इनको बड़ा दुश्मन करार दे रहे हैं। याद रहे 2015 के बाद सऊदी अरब ने जब इन पर हमलों का आगाज किया था तो इनिशियली इनको बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इनका भी वो रजीम चेंज करने में नाकाम हो गए थे। यानी हुसीज के बंदे तो मर रहे थे, लेकिन उनका कंट्रोल भी वसी हो रहा था यमन के अंदर। सना कैपिटल सिटी हो, नॉर्दर्न इलाके हों, वेस्टर्न इलाके हों, उदैदा की पोर्ट हो, ये बहुत से इलाकों पर इन्होंने कंट्रोल अभी भी जमाया हुआ है और एक पैरेलल हुकूमत है। जबकि ईस्टर्न इलाके जो ज़्यादा रेगिस्तानी इलाके हैं, साउथ के कुछ इलाके हैं, आइडन पोर्ट, तैज, ये सऊदी बैक्ड फोर्सेस के पास हैं। और सऊदी अरब को तकरीबन 6 साल बाद ये अंदाज़ा हुआ कि इन पर बमबारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, इनसे हाथ ही मिला लो, क्योंकि सऊदी अरब का एक विजन 2030 भी चल रहा था। उसको जहन में रखते हुए सऊदी अरब ने इनसे हाथ मिलाया, इनसे बहुत सी डील्स की, छोटे मोटे सीज़फायर देखने को मिले। लेकिन 4 साल बाद आप कह सकते हैं कि ये पूरा मामला अब फिर खराबी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो ट्रूस था इनके दरमियान, इसने 7 अक्टूबर 2023 वाली डेवलपमेंट्स को भी सरवाइव किया, जब हमास और आईडीएफ की जंग शुरू होती है। उसमें भी हुसी सऊदीज को धमकी लगाते रहे थे कि यहाँ पर हमसे पंगा मत लेना बाबुल मंडब स्ट्रेट पर, वरना तो हम आपके लिए भी चोक कर देंगे। और उस वक्त हमें याद है, उस वक्त हुतीज ने ऐलान किया था कि यूके, यूएस और इजराइल की किसी कश्ती को नहीं गुजरने देंगे बाबुल मंडब स्ट्रेट से। और हमने देखा था कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड थी वो मुतासिर हुई थी बाबुल मंडब स्ट्रेट वाली, जो अल्टीमेटली सुएज कैनाल से गुजरती है और फिर यूरोप तक जाती है, यानी ईस्ट और वेस्ट को मिलाती है। तो उसको इन्होंने चोक कर दिया था। और इस वक्त ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब हमने इसका एक नया ब्लॉकेड लगाना है, हमने टोल टैक्स चार्ज करना है। अब दूसरी तरफ हुसीज ने धमकी लगा दी है एक बार फिर कि बाबुल मंडब स्ट्रेट को भी हम चोक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करना आता है। उन्होंने तो अपनी एक ऑयल पाइपलाइन बिछाई हुई है जो कि उनके ईस्टर्न इलाके को वेस्टर्न इलाके से कनेक्ट करती है। यानी सऊदीज के पास ऑप्शन है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाबुल मंडब स्ट्रेट का भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से ज्यादा नुकसान किसका होता है, जो पर्शियन गल्फ के ऊपर कंट्रीज खड़े हुए हैं, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। सऊदी अरब को इतना फर्क नहीं पड़ता, सऊदी अरब के पास ये वाला रास्ता है। तो सऊदी अरब जब उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने फुल पोटेंशियल पर, तो अब हुसीज का खतरा सामने आ गया है। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि सऊदी अरब जिसके इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं, विजन 2030 है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, वो रेड सी के ऊपर बहुत से रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, हुसीज से दोस्ती कर रहे थे। यही मकसद था कि एक स्टेबिलिटी कायम हो। तो इस मौके पर वो अपने इस ब्लॉकेट को क्यों रीइंस्टेट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि सऊदीज
को स्टेबिलिटी भी चाहिए, वो जंगों को अवॉइड कर रहे थे पिछले कई सालों से। लेकिन अभी 1 साल से हम देख रहे हैं कि MBS इस इलाके में एक अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने देख लिया है कि 4-5 साल तो हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े, मतलब इवन 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी अगर हुसी से लड़ाई नहीं हुई तो अब क्यों हो रही है। इसमें अगर हम सऊदीज की अप्रोच देखें तो पिछले 1 साल के इवेंट्स ने उनको बहुत ज्यादा कॉशियस कर दिया है, यानी इन्होंने पिछले 4-5 साल हुसी से नहीं बिगाड़ी। लेकिन इस साल के आगाज से देख रहे हैं जिस तरह सऊदी अरब ने एक अथॉरिटी का मुजाहरा किया है, और शायद उनके थिंकर्स अब समझ रहे हैं कि इतनी लीनियंसी भी नहीं अच्छी। इसलिए हमने देखा है कि उन्होंने UAE को टारगेट किया, यमन के अंदर UAE बैक्ड फोर्सेस को निकाल बाहर किया, सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल STC को, जो कि फिर भाग भूग के इधर चले गए हैं, कोई सोमालीलैंड में बैठ गया है, कोई उधर जजीरों पर बैठ गया है। तो UAE और इजराइल वहां अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन यमन से उनको निकाल दिया है। और वो जो मसला हुआ था जनवरी के करीब, उसमें हुसीस का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि वो इलाके उन एरिया से बहुत दूर थे जहां पर हुसीस का कंट्रोल है। तो अब शायद उनको कोई कॉन्फिडेंस आया सऊदी बैक्ड फोर्सेस को कि अगर हमने STC को निकाल बाहर किया है तो हम हुसीस को भी हरा सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये तैज वगैरह के जो इलाके हैं जहां पर सऊदी बैक्ड फोर्सेस का कंट्रोल है, यहाँ हुसीस ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया है पिछले कुछ दिनों में, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है और सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट पर हमले किए हैं। तो ये एक रीन्यूड कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा दूर है, यमन के अंदर, जहां पर एक और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है बाब अल मंडब स्ट्रेट की। यहां पर हमें सऊदी अरब की जानिब से एक क्लियर कंसर्न नजर आ रहा है कि ईरान इस एक्शन के जरिए अपने इन्फ्लुएंस में मजीद इजाफा कर सकता है, इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं इन फ्लाइट्स को कि ये ईरान से कनेक्ट ना करें। और यहां पर वो ये नैरेटिव भी दे रहे हैं कि हमें क्या पता कि इन फ्लाइट्स में कौन सा असलहा आ जा रहा हो, इसलिए इनको रोकना जरूरी है। और ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस पूरे खित्ते में जो एक स्ट्रेटेजिक बैटल थी उसकी वापसी हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है जो हॉस्टिलिटीज हमें जंग के दौरान नजर आई हैं, जो ईरान ने इनकी बेसिस पर हमले किए हैं। ईरान का ये मुद्दा था कि ये US बेसिस को क्यों होस्ट कर रहे हैं जो हम पर हमले करती हैं, और GCC इससे काफी ज्यादा परेशानी की हालत में है और ईरान पर गुस्सा है उन्हें। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक बैटल थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अब वापस आ रही है। और इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत से तबसरों में ये बात भी हो रही थी कि अगर सऊदी अरब यहाँ ईरानियन इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है तो ये इजराइल के इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि इससे ईरान अंडरमाइन होगा। क्योंकि ईरान की भी डेफिनेटली एक क्लियर कट अप्रोच नजर आती है कि अगर हम अमेरिकन बेसिस को तबाह कर सकते हैं, अमेरिका और इजराइल से अकेले लड़ सकते हैं, तो फिर अपना इन्फ्लुएंस मजीद क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए अब वो भी ओपनली यमनीज को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ईरानियंस ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो सऊदीज ये समझते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, यानी वही 2020 से पुराना वाला दौर जब चाइना इनके दरमियान नहीं आया था और सुलह नहीं करवाई थी, यानी ऑपोजिट कैंप्स में खड़े थे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब एक बार फिर ईरान के अपोजिंग कैंप में जा रहा है। अब आप भी यहाँ वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान का किरदार क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो सऊदीज के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है, जिसका क्या मतलब है कि एक पार्टी पर हमला दूसरी पार्टी पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और अभी हमने रिसेंटली देखा है पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और कुछ मजीद ट्रूप्स गए हैं सऊदी अरब, और उसके बदले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2015 में। 2015 में भी ऐसी ही सिचुएशन पैदा हो गई थी और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, रहील शरीफ आर्मी चीफ थे। सऊदीज ने पाकिस्तान को कहा कि हम एक कोलिशन बना रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आप हमें ज्वाइन करें। उस वक्त पूरी दुनिया के एनालिस्ट क्या कह रहे थे कि सऊदीज तो इसको दहशतगर्दी के खिलाफ एक अलायंस का नाम दे रहे हैं, दरअसल इन्होंने यमन में हुसीस के ऊपर चढ़ाई करनी है जिसकी वजह से ये एक अलायंस बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ बहस शुरू हो गई, हर मीडिया हर बंदा वो यही कहना शुरू हो गया कि अगर हमने इस सऊदी अलायंस को ज्वाइन किया तो एक बहुत बड़ा सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में जन्म ले सकता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और वहां पर यही डिसाइड हुआ कि हम इस जंग में नहीं पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने इस जंग में ना पड़ने का फैसला किया। हालांकि पाकिस्तान के हिस्टोरिकली ट्रूप्स हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेजेंस है, लेकिन पाकिस्तान ये मेक श्योर करता है कि जो हमारी प्रेजेंस है वो मसलकी इख्तलाफ को जन्म ना दे, क्योंकि यमन के जो हुसीज हैं वो ईरानियन बैक्ड हैं और शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बड़े ज़बरदस्त और तारीखी ताल्लुकात हैं, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर ये जो एक मसलकी इख्तलाफ था, जो
वॉयलेंट हो चुका था उसका कला कमा किया है किसी हद तक। ये दहशतगर्दी की जंग के बाद हमने इसको बहुत हद तक रोका है, जो दोनों साइड्स के ग्रुप थे। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो वॉर दोबारा इग्नाइट हो जाए, तो पाकिस्तान ने पीछे रहने का फैसला किया। लेकिन एक और डेवलपमेंट क्या हुई कि रहीज शरीफ साहब जैसे ही रिटायर हुए वो उस कोलिशन के सरबराह लग गए। यानी पाकिस्तान ने ये भी पैगाम दे दिया कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम एक रिटायर्ड बंदा आपके पास भेज रहे हैं जो कि बड़ा एक्सपर्ट है दहशतगर्दी के हवाले से, और वो शायद आज भी उसी पोजीशन पर हैं। तो अब भी यही एक सिचुएशन पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकती है। सऊदी अरब कहेगा कि हमारी मदद करें, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब पास्ट की तरह पाकिस्तान की मजबूरियां समझता हो, पाकिस्तान की लिमिटेशन समझता हो, और वो इसमें मजबूर ना करे पाकिस्तान को। क्योंकि हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये मामला मजीद हॉस्टिलिटीज की तरफ ना जाए। पाकिस्तान ने भी वैसे स्टेटमेंट दे दी है यूएन में, उसमें प्राइमरीली तो सऊदी अरब के साथ खड़े होने की बात की है कि किसी भी सूरत में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। आपको याद है ये मार्च में जब जंग का आगाज़ हुआ था ईरान और अमेरिका का, और ईरान ने जब मिसाइल दागने शुरू किए सऊदी अरब में अमेरिकन बेसिस पर, उस वक्त भी पाकिस्तान थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसका हल क्या निकाला? डिप्लोमेसी के जरिए। उधर इसहाक डार साहब एक्टिव हो गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक्टिव हो गए, शहबाज शरीफ एक्टिव हो गए, सब ने चीज़ों को कूल डाउन किया। मिलिटरीली हम ईरान के खिलाफ नहीं गए, क्योंकि आपको पता है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकता था कि अगर हम ईरान के खिलाफ जाते, और डेफिनेटली ये ब्लंडर तो हमने नहीं मारना था, तो हमने चीज़ों को डिप्लोमेसी के जरिए हल किया। यूएन के अंदर अभी पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया है जो कि हुसीज ने मिसाइल दागे हैं सऊदी अरब में। वी एक्सप्रेस आवर फुल सॉलिडेरिटी विद द ब्रदरली किंगडम एंड रीअफर्म आवर स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर इट्स सिक्योरिटी, सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम यमन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस और यूनिटी को भी रीअफर्म करते हैं, consistent with the purposes and principles of the UN Charter and international law। यानी पाकिस्तान हमेशा यूएन में क्या बात करता है कि जो यूएन का तरीकाकार है, जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक हम चलेंगे। और उनके मुताबिक इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुकूमत जो है, जो कि सऊदी बैक्ड हुकूमत है, और पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि हम यमन के अंदर दोनों पार्टीज को ये कहेंगे कि वो डायलॉग के जरिए अपने मसाइल को हल करें। पाकिस्तान ने कहा है कि इस मसले का सलूशन बातचीत से निकलेगा, यमनी लोगों की उमंगों के मुताबिक यूएन की सरपरस्ती में, और इस मामले को डी एस्केलेट किया जाए। यानी पाकिस्तान ने दूसरी साइड को भी थोड़ा बहुत केटर किया है और कह दिया है कि आप मिल बैठकर अपने मसले हल करें डिप्लोमेसी के जरिए। और पाकिस्तान ने भी एक ट्रबल पास्ट को जहन में रखते हुए रिसेंट कुछ सालों की बात करें तो मसलकी इख्तलाफात में पड़ने से गुरेजी की है। यानी हमारी फॉरेन अप्रोच की वजह से अगर मुल्क में कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं तो इससे पाकिस्तान इज्तनाब करता है, और पाकिस्तान इसके रिस्क बहुत अच्छी तरह से समझता है कि किसी एक साइड पर कंप्लीटली जाना वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। इसलिए ईरान जंग में भी हमने डिप्लोमेसी से काम लिया, और 2015 में भी हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए यमन कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि बेहतरीन डिसीजन था पाकिस्तान का। और उस वक्त यमन में दुनिया का बदतरीन इंसानी क्राइसिस पैदा हो गया था इस जंग की वजह से। 2015 के मुकाबले में हुसीज की पोजीशन आज ज्यादा मुस्तहकम है, उनके पास ज्यादा एरियाज हैं, उनकी बहुत सी कैपेबिलिटीज को डेंट करने की कोशिश तो की है अमेरिका और इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स के जरिए, और यूके ने भी, लेकिन वो अभी भी कायम है बड़ी हद तक। इसी एयरपोर्ट पर इजराइल ने भी पिछले साल स्ट्राइक्स दागी थी और इसको काफी हद तक नकारा बनाया था। अब देखना यह है कि हुसीज और सऊदी बैक्ड फोर्सेस के दरमियान मामला किस तरह आगे चलते हैं। क्या इनके दरमियान किसी हद तक कोई डील हो पाएगी, कोई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत होगी फ्लाइट रिजम्पशन के हवाले से, या आपके ख्याल में इन झड़पों में मजीद इजाफा होगा और सऊदी अरब इनको रोकने की कोशिश करेगा और ये फ्लाई करने की कोशिश करेंगे ईरान की मदद से, जो कि ईरान पहले ही अपनी इंटेंट शो करा चुका है कि हम फ्लाइट्स बहाल करेंगे, क्योंकि ईरानियंस के ख्याल में वो भी इस वक्त तगड़े हुए हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, इम्बोल्डन हुए हैं, लिहाजा यही टाइम है अपने इन्फ्लुएंस को मजीद एक्सपैंड करने का, जो कि सऊदी अरब अपने लिए एक थ्रेट समझता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इस हवाले से ईरान और सऊदी अरब में कोई बातचीत हो सकती है जिसकी वजह से हुतीज और सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट के बीच में एक बार फिर कोई सीज़फायर हो जाए, जो अभी झड़पों का आगाज हो गया है।
और बाबुल मंडप स्ट्रेट की ओपनिंग को जहन में रखते हुए सऊदी अरब यहाँ पर कॉशियस अप्रोच के साथ चले, या फिर सऊदी अरब अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करेगा जो कि उन्होंने यूएई के केस में किया? क्या होगा आपके ख्याल में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।